ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन की सेकंड क्लास हमारे पास है एल्कीन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आ जाते हैं एल्कीन्स और अल्काइन्स को हमने स्टडी करना है। तो आज हम स्टडी करेंगे एल्कीन्स को। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे होगा तो आपने कहने का ये हमारे पास क्या है, एल्कीन्स है। They are unsaturated hydrocarbons because they have fewer hydrogen atoms compared to alkenes। ये हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन की अमाउंट होती है वो लेस होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं। जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n। महीन, आपने ये चीज नोटिस की है कि ये फार्मूला हमने पहले भी स्टडी किया है। ये किसका फार्मूला था? जनरल फार्मूला किसका था? इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं ये उसको। मैम वो तो एल्केन का था ना, वो इससे डिफरेंट था। एल्कीन का क्या था हमारे पास? CnH2n+1। प्लस वन। और साइक्लो एल्केन्स का सेम फॉर्मूला। हाँ, साइक्लोएल्कीन्स का। अच्छा, मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगी इनके आपस में रिलेशन है। साइक्लोएल्केन्स का और एल्कीन्स का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। इसको माइंड में रखते हैं, साइक्लोएल्केन्स का और एल्कीन्स का, इन दोनों का सेम फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला इनका सेम है, ठीक है। ओके मैम। वे एन इज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो इथाइलिन है और प्रोपाइलिन है हमारे पास, ठीक है। C2H4 एंड C3H6। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं थी लेकिन आपको पता होनी चाहिए, सेम हमारे पास एल्कीन्स की तरह ही है, ठीक है। फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। लोअर एल्कीन्स आर गैसेस, मीडियम एल्कीन्स आर लिक्विड एंड हायर एल्कीन्स आर सॉलिड्स। इसकी रीजन जो है वो आपको पता है पहले से, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा रीजन बताऊं या आपको इनकी रीजन का पता है? वही एल्कीन्स वाली रीजन रीजन है, ठीक है। यस मैम। ओके, सेकंड पे देखो, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। Similar to alkenes, as the molecular size increases, the boiling and melting point of alkenes rise. However, they generally have lower boiling point than their alkenes counterpart due to double bond. एल्कीन्स का जैसे जैसे हमारे पास कार्बन चेन इंक्रीज करती है, एल्कीन्स का भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इनकी रिलेशनशिप में बात करें तो एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कीन्स के रिलेशन में जो है वो कम होता है, ठीक है। एल्कीन्स का ज्यादा होता है, एल्कीन्स का जो है वो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी रीजन क्या है? मैंने आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। देखिए, एल्कीन्स जो होते हैं ना, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो फोर्सेस होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लेकिन एल्कीन्स में अगर आप देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर होते हैं अनसिमेट्रिकल और रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो प्रेजेंट उसमें जो पैकिंग होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत लेस एफिशिएंट होती है और उनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगी तो देखें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली लेस होगा ना, क्योंकि बॉन्ड्स को ब्रेक करना हमारे लिए इजी होगा। तो लेस आप पॉइंट, लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसको देके भी आप इजीली उसको मेल्ट कर सकते हैं या बॉईल कर सकते हैं। तो इसीलिए एल्कीन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्कीन्स जो है वो लेस होता है और एल्कीन्स का ज्यादा होता है। अब आपने चीजों को कंपैरिजन में याद रखने की कोशिश करनी है कि एल्कीन्स का जो है ना वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स, ठीक है। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में देखो कि एल्कीन्स मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कीन्स, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड विच मेक देम कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शंस। अब ये बात आप देखो कि मोर रिएक्टिव है एल्कीन्स से एल्कीन्स। उसने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से क्यों हमारे पास ये मोर रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि हमारे पास एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है। सेकंड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है। तो अगर पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास एल्कीन्स में जस्ट सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा एंड पाई होता है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ना वो हाफ ऑफ हो जाती है। जो पहले
सारी स्ट्रेंथ उसके पास, सिग्मा के पास थी एल्केन्स में। लेकिन अब जब आप एल्कीन्स में आएंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी ज्यादातर वो सिग्मा के पास, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो पाई के पास जा चुकी है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो एज कम्पेयर टू द एल्कीन्स वो भी थोड़ा सा वीक होता है। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये इजीली जो है ना वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, एल्कीन्स जो है ये मोर रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स, इसी वजह, इसकी रीजन है इसकी कि डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड में हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है और ये इजीली जो है ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शंस कर रहे होते हैं हाइड्रोजन्स, हैलोजन एंड वाटर के साथ। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। हम इनके आगे रिएक्शंस फर्दर स्टडी करेंगे डीपली, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, विद डबल बॉन्ड ओपन अप टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स सच एज इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथाइलीन्स। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीमराइजेशन को स्टडी करेंगे तो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी ये पॉलीथाइलीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अभी के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास एल्कीन्स जो होंगे रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स। ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट देखो, सोलिबिलिटी। आज हम मेजरमेंट डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। सोलिबिलिटी में क्या है, एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक का, कि ये वाटर में, वाटर जो कि हमारे पास क्या होता है, उसमें इनसॉल्युबल तो पोलर होता है, इसी वजह से यहाँ पे इनसॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। सेम सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एल्कीन्स में स्टडी किया था। ठीक है, इनसॉल्युबल है वाटर में क्योंकि वाटर क्या होता है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर और एल्कीन्स के नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर जो ना, ये इनका सिस्टम मैच नहीं कर रहा होता, इसी वजह से इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन सॉल्युबल है किसमें, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल स्विच ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये भी कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एल्कीन्स से ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी। Alkenes have lower density than water and floats on its surface। ये पॉइंट आपने माइंड में रखनी है कि alkenes की डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। देयर रिएक्टिविटी एंड unsaturation make them important in the chemical industry, especially in the production of polymers, alcohol and other organic solvents। इस पॉइंट को बस माइंड में रख लो कि जो alkenes इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास लो होती है। ठीक है,